हिस्ट्री की जो प्रागैतिहासिक संस्कृति सीरीज अपनी चल रही है, इसमें आपने पिछले सेशन तक मिडिल पैलियोलिथिक पूरा पढ़ लिया है। आज अपने को इस सेशन में अपर पैलियोलिथिक को आरंभ करना है। लेकिन अब तक की पूरी यात्रा में जो मैंने सबसे रोचक तथ्य समझा जाना, उसको मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने उस पर गौर किया नहीं किया, लेकिन इसका संबंध है मिडिल पैलियोलिथिक से। देखिएगा, एक स्थल आंध्र प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ था, हनुमंतु निपाडु। क्लियर? वो बड़ा ही रोचक तथ्य लेकर हनुमंतु निपाडु, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं आपके सामने, हनुमंतु निपाडु। और आपको भी जानकर बड़ा ही अच्छा लगेगा, बड़ा शानदार तथ्य है। इसका जो संबंध है वो है मिडिल पैलियोलिथिक के साथ। ये मध्य पुरापाषाण काल का पुरातात्विक या प्रागैतिहासिक स्थल है जो आंध्र प्रदेश से अपने को प्राप्त हो रहा है। अब इस हनुमंतु निपाडु से क्या हमें किस तथ्य पर प्रकाश पड़ता नजर आ रहा है? मध्य पुरापाषाण काल के जो स्टोन टूल्स हैं, ठीक है ना, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में मिडिल पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स का निर्माण आज से लगभग 2,47,000 वर्ष पूर्व के, क्लियर, वर्ष पूर्व के आदिम शिकारी मानव सम, जिसको हम कहते हैं होमोनिड, और ये कौन थे? पिथेकैंथ्रोपस और होमो इरेक्टस। पिथेकैंथ्रोपस या हम कहेंगे इससे होमो इरेक्टस, क्योंकि मिडिल पैलियोलिथिक में तो यही होमोनिड था। तो संपूर्ण मिडिल पैलियोलिथिक स्टोन एज का आरंभ 2,47,000 वर्ष पूर्व के शिकारी जो संग्राहक आदिम मानव था, पिथेकैंथ्रोपस और होमो इरेक्टस, इसका सीधा संबंध मिडिल पैलियोलिथिक के साथ है, के द्वारा आरंभ किया गया है। अब तथ्य, रोचक तथ्य क्या है कि मिडिल पैलियोलिथिक का जो काल है वो तो है ही आज से 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। और ऐसा कहा जा रहा है कि साहब आधुनिक मानव, या हम यूं कहें कि जो एक तथ्य स्थापित है वैश्विक प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के संदर्भ में, कि साहब भारत में आधुनिक मानव के क्रियाकलाप की शुरुआत, जो आधुनिक मानव का जो मानव सम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दक्षिण अफ्रीका से 1.5 लाख वर्ष पूर्व आए हुए प्रिमिटिव होमोनिड्स के द्वारा आरंभ किया गया। अब आप सोचिएगा भाई, यहां पर तो 1.5 लाख वर्ष पूर्व, यहां पर तो मिडिल पैलियोलिथिक जो स्टोन टूल्स का जब कार्बन डेटिंग प्रणाली निकाली गई वो 2,47,000 वर्ष पूर्व के होमोनिड्स या मानव सम से मिल रही है। और वो होमोनिड का जब शारीरिक बनावट, आकारिकी को जाना गया, जो भी हमारे सामने उस जमाने के एविडेंसेस अवेलेबल हैं, तो वो निकल रहा है पिथेकैंथ्रोपस। ये बड़ा विरोधाभास लेकिन रोचक तथ्य है। जब आप बड़ा विश्लेषणात्मक गहराई वाला अध्ययन करते हैं, जब आपको एक फैक्ट को क्लियर करना होता है, समझना होता है, तब आपको जरूरत पड़ेगी एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री बाय किंशुक शर्मा प्लेटफॉर्म की, क्योंकि यहीं पर आपको इन सब चीजों के का डिसेक्शन, चीर फाड़ करके चीजें निकाली जाएंगी। बहरहाल ये यात्रा यहाँ तक की थी अपनी मिडिल पैलियोलिथिक तक की। अब पैलियोलिथिक का अंतिम चरण अपर पैलियोलिथिक को जो मैं ले रहा हूँ, विच कुड बी अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड द मेसोलिथिक, क्योंकि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल तो खुद ही संक्रमण सा काल है पैलियोलिथिक के और नियोलिथिक के बीच में। अब मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक के बीच में भी जो अपर पैलियोलिथिक है, याद रखिएगा इस चीज को, वो एक संक्रमण काल के रूप में नजर आता है। बहरहाल अब लास्ट फेज है संपूर्ण पैलियोलिथिक का। हमने लोअर पैलियोलिथिक पूरा कर लिया है, हमने मिडिल पैलियोलिथिक पूरा कर लिया। आज हम लेने जा रहे हैं अपर पैलियोलिथिक, जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में है। आ जाइए। तो
तो आज की अपनी क्लास है, ये सेशन रहेगा अपर पैलियोलिथिक को समझने में। अपर पैलियोलिथिक को, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उच्च पुरा पाषाण। अवधि इसकी कितनी निकल रही है साहब? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, क्योंकि इसके बाद तो फिर जो मेसोलिथिक आरंभ हो जाएगा। अब सबसे अच्छी बात ये कि इस काल की प्रसिद्धि क्या है, इसको लैप्टोलिथिक फेज भी कहा गया है, यानी कि श्रेष्ठ पाषाण काल। संपूर्ण पूरा पाषाण के सबसे बेस्ट, जो अच्छे स्ट्रक्चर्ड हैं साइज एंड शेप में, जो स्टोन टूल्स है वो हमें अपर पैलियोलिथिक से ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको लैप्टोलिथिक या श्रेष्ठ पाषाण काल भी कहते हैं। और इसका एक नाम और है मैग्दलियन कल्चर। जैसे मस्तूरियन कल्चर आपने कहा था मिडिल पैलियोलिथिक को, इसी प्रकार से यूरोपियन एक जो प्री हिस्टोरिक साइट है एक्सकावेटेड मैग्दलियन, उससे इनके पाषाण उपकरणों की तुलना की गई है। तो एक तो इसको कहा गया है लैप्टोलिथिक कल्चर, इंपॉर्टेंट है। लैप्टोलिथिक का मतलब है श्रेष्ठ पाषाण काल। और एक इसकी जो अपर पैलियोलिथिक की जो प्रसिद्धि है वो है, अपने सामने याद रखिएगा, मैग्दलियन संस्कृति भी आप इसे पुकार सकते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पर जो होमोनिड हमारे सामने आता है अपर पैलियोलिथिक में, वो है असल में शुरुआत में निएंडरथल और बाद में फिर होमो सैपियन सेपियन हमें यहीं पर प्राप्त हो जाता है। एंड वी नो होमो सैपियन सेपियन इज ए फर्स्ट इंटेलेक्चुअल होमोनिड। ये प्रथम बुद्धिमान प्रज्ञ मानव सम है। इसको देखिएगा, जो अपर पैलियोलिथिक एज है, इसको आपने ब्लैड ब्यूरिन कल्चर के नाम से भी पुकारा, यानी कि फलक तक्षिणी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानता है स्टोन टूल्स में, उनमें ब्लैड भी है, ब्यूरिन भी है। तो इस उच्च पुरा पाषाण काल को या अपर पैलियोलिथिक का जो अन्य नाम अपने को प्राप्त हो रहा है वो भी देख लीजिए। वो नाम अपने को प्राप्त हो रहा है ब्लैड ब्यूरिन कल्चर, यानी कि अपन इसे कहेंगे, ब्लैड का मतलब फलक तक्षणी संस्कृति, याद रखना। इसको अपन ने फलक तक्षणी संस्कृति यानी कि ब्लैड ब्यूरिन कल्चर भी पुकारा है। और वैसे इसको लैप्टोलिथिक श्रेष्ठ पाषाण काल कहा गया, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है। और मैग्दलियन संस्कृति भी इसको कहा गया है। यदि हम बात करें कि इस अपर पैलियोलिथिक के इस 30,000 साल के दौर के दौरान कौन सा होमोनिड हमें देखने को मिला है, तो फिर आप कहेंगे यहाँ पर निएंडरथल। क्लियर? निएंडरथल भी है यहाँ पर, ये बात भी याद रखिएगा। और होमो सैपियन सेपियंस भी आपको नजर आता है। निएंडरथल एंड होमो सैपियंस याद रखिएगा, ये दो। अब आप ये भी जान चुके हैं, आपने पढ़ा है कि होमो सैपियंस जिसने पहली बार अग्नि को प्रयोग करना सीखा, और ये फर्स्ट इंटेलेक्चुअल होमोनिड के नाम से भी जाना जाता है, और यही आधुनिक मानव भी है, याद रखिएगा। इसको हम होमो सैपियंस को हम आधुनिक मानव प्रजाति के रूप में भी जानते हैं। और होमो सैपियंस में एक मैं भी हूँ, और बहुत जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, जब भी जहाँ पर भी जिससे भी जब भी आप मेरी बात सुनोगे तो आप भी उसी होमो सैपियंस में आते हैं। एंड वी आर फर्स्ट इंटेलेक्चुअल होमोनिड, और प्राणी इस संपूर्ण पृथ्वी जगत के, यूनिवर्सल के। क्लियर? इसको आधुनिक मानव प्रजाति के नाम से भी जाना गया, जिसको फर्स्ट इंटेलेक्चुअल, ये बात भी याद रखिएगा, इसी को फर्स्ट इंटेलेक्चुअल होमोनिड यानी कि प्रथम बुद्धिमान प्रज्ञ मानव सम के रूप में भी इसे जाना जाता है।
अब पक्की बात है, क्योंकि मैंने पहले सेशन के दौरान ही बहुत स्पष्ट कर दिया था कि संपूर्ण पुनर्पाषाण काल में क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। तो पहली बात तो ये कि यहाँ की जो मानवीय गतिविधि हैं वो किस तरह की, इनकी एक्टिविटीज किस तरह की हैं। पक्की बात है, ये आखेट यानी कि शिकार भी कर रहे हैं, क्लियर, ये शिकारी समूह है, और ये शिकार तो करें, साथ में खाद्य संग्राहक भी हैं। अब आप लोगों ने इस बात को बेहद कुशलता से देख लिया था, समझ लिया था कि जब भीमबेटका के हमने रॉक पेंटिंग्स को देखा था कि ये समूह में बड़े बड़े पशुओं का शिकार कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि बार बार के शिकार के जोखिम से और प्राणों को गंवाने का जोखिम इनके ज़िंदगी में आ रहा है, इनके कबीले ट्राइबल्स में समूह में आ रहा है, उससे बचा जा सके। ठीक है, तो एक तो खाद्य संग्रह, उससे क्लियर सी बात हो रही है। अब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल काम में लिया जा रहा है, तो अब यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स चलती रहेंगी, खाद्य संग्रहण चलता रहेगा, आखेट चलता रहेगा, और स्टोन टूल्स तो खैर प्रधान रूप में ही सी। तो यहाँ जो रॉ मटेरियल काम में लिया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये अपने स्टोन टूल्स, लेकिन अब यहाँ पर स्टोन टूल्स के साथ साथ बोन टूल्स भी हमारे सामने आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स, चलती रहेगी, इसके अलावा यहाँ पर स्टोन टूल्स एवं साथ में बोन टूल्स, और बोन टूल्स के लिए ये सींग एवं हाथी के दांतों को काम में लेंगे, हाथी के दांत और सींगों को काम में लेंगे बोन टूल्स के निर्माण में। हिरण के सींग हो सकते हैं या अन्य जो भी पशु यहाँ पर हैं। तो पहली बार हमें, अच्छा एक और बड़ी बात इस संपूर्ण दौर में अपर पैलियोलिथिक में नजर आती है, मैं स्क्रीन आउट हूँ, आप लोग पूरे इस पूरी पैनल को, बोर्ड को ठीक से पढ़ लें। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके सामने यहाँ पर बतला दूँ। देखिएगा, हमने इसको एक अन्य नाम से पुकारा है, जो कि है ब्लैड ब्यूरिन कल्चर, यानी कि यहाँ पर जो स्टोन टूल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं उनमें प्रधानता रहेगी ब्लैड्स यानी कि फलक की भी, और ब्यूरिन्स यानी कि दक्षिणी की भी। इस बात को याद रखिएगा। अब पहली बात तो ये कि जो ब्यूरिन्स हैं दक्षिणी, ये एक विशिष्ट प्रकार का स्टोन टूल है। इसका सबसे बड़ा भंडार हमें कहाँ से पड़ेगा, वही आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में मुच्चितला या मनुगावी शैलाश्रय एक स्थल है। शैलाश्रय का मतलब केव्स जिसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पर मुच्चितला चिंता, क्लियर, और एवं मनुगावी शैलाश्रय रॉक मतलब एक केव्स हैं, वहाँ से आपको ब्यूरिन यानी कि निएंडरथल जो होमोनिड यहाँ पर है उसके द्वारा प्रयुक्त और निर्मित जो स्टोन टूल के रूप में ब्यूरिन दक्षिणियाँ बनाई गई, वो हमें सबसे बड़ा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मात्र देवी प्रतिमा भी हमें इसी अपर पैलियोलिथिक से, जिसको हम कहते हैं उच्च पुरापाषाण, हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं कुछ सेकंड्स के लिए हटता हूँ, स्क्रीन आउट होता हूँ, और आप यहाँ से अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक आप लोगों को, चलिए यहाँ तक अब तो आप लोगों ने देख लिया है। अब जो भी मैंने कहा आपको कि ब्यूरिन का सबसे बड़ा भंडार, ब्यूरिन जिसको हम पुकारते हैं बेसिकली दक्षिणी, का सबसे बड़ा जो फंड है, जो भंडार है, वो हमें प्राप्त होता है मुच्चितला चिंता मनुगावी नामक शैलाश्रय।
जो कि बेसिकली कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। इसका मतलब जब हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ा भंडार, इसका मतलब ये है कि एक स्थल विशेष से हमें ब्यूरिन्स, एक स्थल विशेष से हमें ब्यूरिन्स और उसके निर्माण में जो रॉ मटेरियल काम में आएगा, जिनमें आपके क्वार्जाइट स्टोन हो क्वार्जाइट स्टोन से चकमक पत्थर, आपने देखा पिछली स्लाइड में हाथी के सींग हैं, मतलब सॉरी है सींग है और हाथी के दांत हैं, ठीक। और जो स्टोन टूल्स है उनका टाइप्स कैसा है, वही लवालवाई तकनीक और एशुली प्रकार से बने हुए। ये तो बड़ा साधारण सी बात चलती रहेगी कि जो स्टोन टूल्स हैं वो असल में एशुलियन टाइप्स के हैं, और जो निर्माण पद्धति लवालवाई, जिस निर्माण पद्धति के द्वारा स्टोन टूल्स का निर्माण किया जाएगा वो तकनीकी है लवालवाई। क्लियर है। अब दूसरा, यदि मैं आपसे और पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करूं कि अपर पैलियोलिथिक, जिसको आपने लैप्टोलिथिक या श्रेष्ठ पाषाण काल कहा है, तो क्या वजह है। सबसे इंपॉर्टेंट बातों को अब आपको भौचक्का नहीं होना है। भारतीय इतिहास के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है, क्योंकि ऐसा करने पर जो हमारी कल्चर है, उसके जो कल्चरल रूट्स हैं वो बड़े गहरे तक जाती हैं। दुनिया की प्राचीनतम जो उपासना स्थल है, जो मोटे तौर पर 35-40 हजार वर्ष पुराना जाता है, उसका संबंध अपर पैलियोलिथिक के साथ है। मध्य प्रदेश में एक जगह है बाघोर, तो वहां 15 सेंटीमीटर कोई प्राकृतिक एक तिकोना पत्थर का चबूतरा बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर जिस तरह के पत्थर आपको स्टोन्स प्राप्त हुए हैं, और उन स्टोन्स की जो आकृतियां हैं स्टिल वो आज भी पूजी जा रही हैं, उसी काल से लेकर अब तक। और ये पक्की बात है कि शिकारी संग्रह और शिकारी और आखेटक और वो खाद्यान्न, शिकारी और खाद्यान्न संग्रह की समूह है, निएंडरथल वगैरह। जिन पत्थरों की आज भी बाघोर में पूजा की जा रही है, उनका कार्बन डेटिंग 40,000 के आसपास इसी अपर पैलियोलिथिक से टकराता है। तो एक तो दुनिया के प्राचीनतम मात्र देवी उपासना स्थल आपको अपर पैलियोलिथिक से प्राप्त हो रहा है, और दुनिया की संपूर्ण प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में अस्थि निर्मित मात्र देवी प्रतिमा हमें लोहदा नाला क्षेत्र, बेलन नदी जो यूपी से, वहां से प्राप्त हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, वहां से शुतुरमुर्ग जो ऑस्ट्रिच होता है उसके 3 एग शेल प्राप्त हो रहे हैं। जबकि आप जानते हो कि शुतुरमुर्ग आज भारत में बड़ा रेयर है। यहाँ पर आपको मत्स्य माला, हार्पून और सुई भी प्राप्त हुई है। क्लियर। भीमबेटका जो जिसकी खोज डॉक्टर वीएस वाकणकर जी के द्वारा की गई थी, दोबारा मैं बोल देता हूँ, डॉक्टर वीएस वाकणकर वेल नोन एज फादर ऑफ द इंडियन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, भारतीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के ये पितामह के रूप में जाने गए हैं। तो भीमबेटका से यहाँ पे नीले पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब इन पाषाण खंडों का प्रयोग नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों के निर्माण और उसके द्वारा फिर गुहा में चित्रकारी के रूप में काम में लिए जाते थे। अस्थि और अस्थि निर्मित यहाँ से उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। मैं एक एक करके फिलहाल इन चीज़ों को लिख देता हूँ जो आर्कियोलॉजिकल जो यहाँ से फाइंडिंग्स मिली हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि जब आप लोग जब भी इन सेशंस को पढ़ें तो आपको ये एहसास हो कि इस क्लास का मतलब हिस्टोरिकल वेटेज कितना है, कितना ये आपके लिए कंटेंट इसका यूजफुल है, फ्रूटफुल है। क्लियर। तो यदि मैं आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं, जो फाइंडिंग्स आपको यहां से मिल रही है, तो महत्व की यदि हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो पहली बात तो आपको पहला तथ्य हमें अपर पैलियोलिथिक से मिल रहा, वो है विश्व का प्राचीनतम
मातृ देवी, याद रखिएगा, उपासना स्थल। और ये कहां से मिल रहा है? याद रखिएगा, बागोर मध्य प्रदेश, बागोर मध्य प्रदेश। अच्छा, मैं 2 कदम आगे बढ़ के बतला दूं, मेरा तो खैर काफी रिसर्च किया हुआ है इस सिलसिले में। जो जिस पत्थर के टुकड़े की ये पूजा कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण आदिवासी, जब आप उनको ढंग से देखोगे तो आपको लगेगा कि किसी यूट्रस की आकृति अंदर बनी हुई है। मातृ देवी कामाख्या की भी पूजा की परंपरा हमारे यहाँ पर आज भी प्रचलित है। हड़प्पा को भी हमने जो सोसाइटी कहा है वो मात्र सत्तात्मक का है। यहाँ पर भी कई जगह पर आप जेनाइटल पोर्शन से ट्री निकलता हुआ बताया गया, बाकी आप समझदार हैं। तो दुनिया का प्राचीनतम मातृ देवी उपासना स्थल जो मोटे तौर पर 35,000 से लेकर 40,000 में भी इससे पुराना आपका हो, वो बाघोर मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रहा है। दूसरा, विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी हमें कहां से प्राप्त हो रही है? लोहदा नाला क्षेत्र यूपी से। लोहदा नाला क्षेत्र कहां पर है? बेलन नदी घाटी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। आपको यहां से मत्स्यमाला, यानी कि हार्पून प्राप्त हो रहे हैं। आप कह सकते हैं यहां से आपको पटने कहां पर है? महाराष्ट्र में। पटने से शुतुरमुर्ग के आपको 3 एग शेल से शुतुरमुर्ग के 3 अंड कवच या एग शेल आपको प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक और, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, राजस्थान से हूँ, तो फॉर्म कमांड मैं समझता हूँ कि मेरा है राजस्थान हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री। राजस्थान में जयपुर में एक जगह है बैराठ या विराटनगर, और आप भारत के किसी भी हिस्से से हो, जब आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपको पढ़ना पड़ेगा मत्स्य महाजनपद, इसका कैपिटल है बैराठ या विराटनगर। मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जिस जगह से मैं क्लास ले रहा हूँ, वहाँ पास में निकट में है बैराठ। बैराठ से 1.5 लाख वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र या गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं भित्ति चित्र के रूप में। उनमें शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का चित्र बना हुआ है। कुड यू इमेजिन? आज ये पक्षियां नहीं है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में आप सोच के देखिएगा। तो जो कई बार कहते हैं कि उस समय संभवतः भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ था, बाद में जो भी टेक्टिकल चेंजेस हुए, बीच में समुद्र आ गया, फिर उपमहाद्वीप, महाद्वीप अलग अलग हो गए। क्लियर है? तो आप इस बात को समझिएगा कि यहां से आपको शुतुर पटने से, और बैराठ के अंदर तो भित्ति चित्र में शुतुर आदिम मानव के द्वारा बनाए हुए। इसके अलावा हमें यहां से एक और महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हो रही है, याद रखना, भीमबेटका से आपको नीले पाषाण खंड। इन नीले पाषाण खंडों का जो प्रयोग था वो था कलर्स मैकिंग के लिए, ताकि ये उनके द्वारा जो चित्र बना रहे हैं अपने केव्स में, जो भी इनका उस जमाने में रेजिडेंशियल एरिया होगा, तो उनकी वॉल पर जो ये चित्र बना रहे हैं उनके लिए रंगों का निर्माण काम में ले सके। मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ, काफी हैवी कंटेंट आपके सामने आ गया है, तो उम्मीद करूंगा कि आप इससे लाभ लें और यहाँ तक की बात को ढंग से पढ़ लें, समझ लें। क्लियर है? आराम से देख लीजिए, अभी थोड़ा सा और बाकी है। कुछ और
इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें अपर पैलियोलिथिक के वेरियस प्री हिस्टोरिक साइट से मिल रही है। देखो आंध्र प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है पैलियोलिथिक के हिसाब से, क्लियर है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, याद रखिएगा, बिलासपुर गांव, विश्व के प्राचीनतम चूल्हे बिलासपुर ग्राम आंध्र प्रदेश से मिल रहे हैं। भारतीय प्रागैतिहास में नरबलि के प्राचीनतम साक्ष्य, नरबलि के प्राचीनतम साक्ष्य इसी बिलासपुर गांव आंध्र प्रदेश से मिल रहे हैं। जैसा आपने देखा था कि सबसे मिडिल पैलियोलिथिक के सबसे प्राचीनतम पाषाण उपकरण लगभग 2,47,000 वर्ष पूर्व के पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस द्वारा निर्मित हनुमंथु निपाटू से मिले थे। इसी प्रकार से अपर पैलियोलिथिक एज के सबसे प्राचीन जो स्टोन टूल्स हैं वो यूपी में बेलन नदी घाटी से मिले हैं। देख लीजिएगा एक एक करके। प्राचीनतम चूल्हे, प्राचीनतम नरबलि के साक्ष्य, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास की बात कर रहे हैं हम। कहां से मिल रहे हैं? बिलासपुर गांव, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। बिलासपुर गांव आंध्र प्रदेश से भारतीय प्रागैतिहास के प्राचीनतम चूल्हे भी प्राप्त हो रहे हैं आपको, और संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में नरबलि के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। एवं अपर पैलियोलिथिक के सर्वप्रथम स्टोन टूल्स आप हमें प्राप्त हो रहे हैं बेलन नदी घाटी, बेलन रिवर वैली, बेलन नदी घाटी, याद रखिएगा, प्रयागराज यूपी से प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि आप पढ़ चुके हो भाई इस बात को। मैंने जब पहले एकाधिक शुरुआत के सेशंस में जब ये सीरीज आरंभ हुई थी प्री हिस्ट्री की, एक मैप के जरिए मैंने जितने भी सिग्निफिकेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं भारत में उनकी बात करी थी। उनमें दो बातें आई थी, सराय नाहर राय और महदहा, मेसोलिथिक के संदर्भ में, जहाँ से आपको प्राचीनतम स्तंभगढ़, कंकाल, मानवीय आवास के रूप में झोपड़ी के साक्ष्य हमें इन दो स्थलों से प्राप्त हुए थे। और भारतीय प्रागैतिहास के अंदर युद्ध और आक्रमण के साक्ष्य सराय नाहर राय से प्राप्त हुए थे। वो दोनों जो प्रमुख स्थल हैं वो इसी बेलन नदी घाटी से संबंधित है, लेकिन वो मेसोलिथिक से भी अपन अपर पैलियोलिथिक में है। अब आप पूरे को ढंग से देखिए, इसके बाद में फिर अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। आज की क्लास में अपन इस सेशन में हर हालत में अपर पैलियोलिथिक को पूरा कर लेंगे, फिर मेसोलिथिक और नियोलिथिक बचेगा, उसको आगे के सेशंस में अपन लेंगे। आई थिंक यहाँ तक का आपने ढंग से देख लिया है। हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख कला की बात की जाए, आर्ट और कल्चर की, यहाँ पर तो दो भाई, गुहा चित्रकारी तो ही सही, स्टोन टूल्स का निर्माण हो ही रहा है। गुहा चित्रकारी के लिए आपने देख लिया कि भीमबेटका से आपको नीले रंग के पाषाण खंड मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ चूल्हों का निर्माण भी आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको अस्थि निर्मित मात्र देवी प्रतिमा लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी और अंदर घुसकर बात बताऊं आप लोगों को। जो नीले पाषाण खंड आपको प्राप्त हो रहे हैं, यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भीमबेटका की किस गुफा से प्राप्त हो रहे हैं, तो याद रखना ये गुफा संख्या है 3rd A28। ठीक है, गुफा संख्या 28 का जो चैम्बर है 3rd A, वहां से आपको ये नीले पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं।
आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा है। अब मैं प्रमुख स्थल आपके सामने ले रहा हूँ एक एक करके, ताकि आप लोग ढंग से, जब हम प्रमुख स्थलों की बात कर रहे हैं तो इनमें देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख स्थल तो हमारे सामने सबसे पहले तो बेलन नदी घाटी आ गई, इसमें आपको सराय नाहर भी है, यहाँ पर महदहा भी है, आदि आदि। तो एक पहला जो स्थल है वो तो आ गया आपका बेलन रिवर वैली। बेलन रिवर वैली हमें कहाँ से मिल रहा है? यूपी से प्राप्त हो रहा है। अब जो बेलन नदी घाटी है, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमें क्या मिलता है? पहली बात तो अभी आपने देखा कि यहीं से आपको सर्वप्रथम अपर पैलियोलिथिक के स्टोन टूल्स प्राप्त हो रहे हैं। अपर पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स हमें इसी बेलन नदी घाटी से प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, बेलन रिवर वैली इज ए ट्रांजिशन साइट विच शोज द ट्रांजिशन बिटवीन अपर पैलियोलिथिक एंड द मेसोलिथिक ड्यूरेशन। यानी कि बेलन नदी घाटी से जो मानवीय गतिविधियां, क्रियाकलाप, स्टोन टूल्स मिल रहे हैं, ये संक्रमण दिखाता है किस किस के बीच में? अपर पैलियो अपर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक एरा विच शोज ट्रांजिशन बिटवीन अपर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक। और बेलन नदी घाटी का ही जो एक आपको इलाका प्राप्त हुआ था, हम पढ़ चुके हैं, लोहदा नाला क्षेत्र। इस लोहदा नाला क्षेत्र से आपको विश्व की प्राचीनतम, अभी आपने देखा विश्व प्रागैतिहास इतिहास की प्राचीनतम अस्थि निर्मित, याद रखिएगा, अस्थि निर्मित मात्र देवी प्रतिमा असल में यहीं से प्राप्त हो रही है। एक और स्थल है, बेहद महत्वपूर्ण स्थल है, और वो है असल में आपका रिवात, पाकिस्तान में। रिवात ये है असल में पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो आज बना है, पाकिस्तान पहले कब था? जो रिवात एरिया है, इससे आपको मिडिल पैलियोलिथिक से अपर पैलियोलिथिक के बीच का ट्रांजिशन नजर आता है। आप देखो, जब आप नेट जेआरएफ या यूपीएससी के एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, वेरियस पीएससीज की, आप सिर्फ छोटे मोटे फैक्ट्स या सिर्फ वो क्वेश्चन बैंक या एमसीक्यू सोल्व करके, भाई आप पॉसिबल नहीं कि आपके लिए कंटेंट बिल्कुल बेस क्लियर हो जाए, फैक्ट्स क्लियर हो जाए आपको और पकड़ बने किसी टॉपिक पर, किसी अध्याय पर। उसके लिए आपको बड़ी गहराई वाली क्लासेस की आवश्यकता पड़ेगी, और ये फैसला करना आपके हाथ में कि कम से कम मैं कितना सफल हो पा रहा हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिवात जो है वो उससे शो हो रहा है एक और ट्रांजिशन, मिडिल पैलियोलिथिक से होकर आरंभ होकर जो ट्रांजिशन है वो चल रहा है कहाँ तक? अपर पैलियोलिथिक तक। तो याद रखना, ये आपको सुमेलित करने के लिए दे सकता है कि कहां से कौन सा संक्रमण आपको प्राप्त हो रहा है। एक और है अफगानिस्तान से संघाल या संघो केव। संघाल या संघोल केव, ये हमें प्राप्त हो रहा है, याद रखना, अफगानिस्तान से। यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण अपर पैलियोलिथिक एक आपके सामने स्थल है। राजस्थान में अजमेर के निकट बूढ़ा पुष्कर या बुद्ध पुष्कर कहते हैं, इससे भी सेम वही ट्रांजिशन नजर आ रहा है जो आपको रिवात से नजर आ रहा है। यानी कि रिवात और बुद्ध पुष्कर
बुध पुष्कर कहें अथवा आप इसको बूढ़ा पुष्कर कहें। कहाँ से है ये? अजमेर से। तो यहां से भी जो ट्रांजिशन नजर आ रहा है वो आपको मिडिल पैलियोलिथिक टू, अब इसको उत्तर प्रदेश मत कह लेना, ये है अपर पैलियोलिथिक। चौपानी मांडो बेले नदी घाटी से प्राप्त हो रहा है। वैसे तो चौपानी मांडो की जो पहचान है हम मध्य पाषाण काल के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन उससे आपको विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित अनगढ़ बिना चाक के, जब हाथ से बने हुए तो बिना चाक के, हमें मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। तो चौपानी मांडो पुनः एक और प्रमुख स्थल है अपर पैलियोलिथिक में, देख लीजिएगा। ये चौपानी मांडो बेलन नदी घाटी से। अब कितना महत्वपूर्ण होगा भाई कि ये अपर पैलियोलिथिक से यात्रा आरंभ होकर बिल्कुल नियोलिथिक का मतलब नवपाषाण काल तक की ये यात्रा आरंभ करेगा चौपानी मांडो। इनमें भाई मध्य पाषाण काल में, विश्व के मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक की बात कर रहा हूं मैं, तब चौपानी मांडो साहब को विश्व के प्राचीनतम मृदभांड प्राप्त होंगे। जैसे भारतीय प्रागैतिहास के प्राचीनतम चूल्हे आपको बिलासपुर गांव से प्राप्त हुए थे। आंध्र प्रदेश में जो आपको स्थल है बिलासपुर गांव, आंध्र प्रदेश, आपको इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ? भारतीय प्रागैतिहास के, याद रखिएगा, भारतीय प्रागैतिहास के प्राचीनतम चूल्हे एवं भारतीय ही प्रागैतिहास में प्राचीनतम नर बलि के एविडेंसेस, याद रखिएगा, नर बलि के साक्ष्य हमें इसी अपर पैलियोलिथिक से प्राप्त हो रहा है। हमने विश्व की प्राचीनतम मातृ देवी उपासना स्थल के रूप में बाघोर, जो सोन नदी घाटी, देखिए शुरुआती सेशंस में स्पष्ट कर चुका था, सोहन रिवर वैली इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन पाकिस्तान, बट सोन रिवर वैली इज इन मध्य प्रदेश, which was discovered by Dr. G.R. Sharma and Z.D. Clark. क्लियर? बाघोर की बात की जाए, अब भाई ये जो बाघोर है ये सोन नदी घाटी एमपी में है। यहाँ पर डॉक्टर G.R. शर्मा एंड Z.D. क्लार्क ने उत्खनन कार्य करवाया है, एंड Z.D. क्लार्क ने, और यहां से आपको विश्व का प्राचीनतम मातृ देवी उपासना स्थल प्राप्त हुआ है, याद रखिए। विश्व का प्राचीनतम मातृ देवी उपासना स्थल, विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी प्रतिमा तो बेल नदी घाटी में लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई है। अब मातृ देवी उपासना स्थल से मतलब यह है कि यहाँ पर एक चबूतरा आपको प्राप्त हुआ है कुछ सेंटीमीटर, और उस चबूतरे को देख के नहीं लगता कि नेचुरली बनाया गया है, लगता है वो आर्टिफिशियली उसको डेवलप किया गया है। बड़ा हैवी कंटेंट अब धीरे धीरे आपके सामने इस सीरीज में प्रागैतिहासिक जो संस्कृति की जो श्रृंखला चल रही है इसमें एपिसोड्स के रूप में सामने आ रही है। आगे बढ़ूं उसके पहले स्क्रीन आउट होता हूं आदत के अनुसार, और यहाँ तक की जो बात है उसको आप आराम से चीज़ों को देख लीजिए, क्योंकि फिर आपको अब जो सामने आएगा वो बड़ा मामला भारी भरकम सा चलता जा रहा है। बाघोर देख लिया आप लोगों ने मेरे हिसाब से। तो ये तिकोना त्रिभुजाकार यहाँ से एक चबूतरा आपको प्राप्त होता है, वेदिका कह सकते हैं, चबूतरा कह सकते हैं, जिसके ऊपर त्रिभुजाकार पत्थर है
और स्तंभ गर्त यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाघोर से सांभर, सांभर के 3 पद चिन्ह उसके खुरों के यहां से प्राप्त हो रहे हैं। जिसको आपने मात्र देवी उपासना स्थल कहा है, वो असल में यूं समझ लीजिएगा कि प्लेटफॉर्म में चबूतरा है, और इस चबूतरे के ऊपर तिकोना पत्थर, त्रिभुजाकार पत्थर रखा हुआ है। त्रिभुजाकार पत्थर उसको मात्र देवी के रूप में पूजा जाता था, और चबूतरे को मात्र देवी उपासना स्थल के रूप में। मतलब आप यूं समझने का प्रयास करिएगा कि एक ये चबूतरा बना हुआ है जिसके ऊपर ये कोई त्रिभुजाकार पत्थर रखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका वेदिका अर्थात चबूतरा, और ये हो गया आपका जो त्रिभुजाकार पत्थर है, ये हो गया आपका ट्रायंगल जो स्टोन है, ये मात्र देवी के रूप में पूजा जा रहा है। यहीं से यानी कि जो बाघोर है, यहीं से आपको सांभर के खुर के तीन पद चिन्ह भी आपको यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। इवन बड़ा आश्चर्य है कि यहां से स्तंभ गर्त के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। अब हो सकता है क्योंकि अपर पैलेयोलिथिक के कई स्थलों पर अपर पैलेयोलिथिक के साथ साथ मेसोलिथिक आरंभ हो गया। स्तंभ गर्त बेसिकली जो है वो मध्य पाषाण काल के लक्ष्य हैं। स्तंभ गर्त जिसका प्रयोग झोपड़ी बनाने के लिए किया जाता है, सराय नाहर राय और महादा। लेकिन आपको इसी बागोर में स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी मिल रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे भीमबेटका। देख लीजिए यहां तक जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सामने निकल कर आ रही है। अब आपने देखा ही था भीमबेटका का जो 3rd A28 जो गुफा स्थल है, वहां से नीले पाषाण खंड हमें प्राप्त हुए थे, जिनका प्रयोग रंगों के लिए किया जाता था। चलिए मैं नया स्लाइड खोल लेता हूं। आई थिंक यहां तक आप आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिएगा। अगला स्थल है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में। तो इसकी जो गुफा संख्या है 3rd A28, डॉक्टर VS वाकणकर ने यहां से नीले पाषाण खंड प्राप्त किए हैं। नीले पाषाण खंड, जिनका प्रयोग, इन नीले पाषाण खंडों का प्रयोग रंग निर्माण हेतु उस जमाने का आदिम मानव करता था। अब आप सोचिए, क्या हम इसे कहेंगे कि यह विवेकहीन प्राणी था? ना भाई, इस काल के जो गुहा चित्र प्राप्त हो रहे हैं, इस काल के भीमबेटका से जो गुहा चित्र प्राप्त हो रहे हैं, जरा उनके आप प्रकार देखिए, आप आइडिया लगाइएगा भाई। जो भारतीय नृत्य शैली के सर्वाधिक आद्य का मतलब प्राचीनतम चित्र भीमबेटका से आपको प्राप्त हो रहे हैं। मैमथ, जो कि विशालकाय मैमल था, विशालकाय हाथी, मैमथ आजकल तो खैर उपलब्ध है ही नहीं। विशालकाय हाथी, मैमथ पर बैठा मानव, ये चित्र हमें भाई साहब भीमबेटका से मिल रहा है। अश्वारोही, घोड़े पर सवारी करता हुआ मानव यहां से मिल रहा है। और एक बहुत बड़ी छड़ी लिए 4 पैरों युक्त मानव, बड़ी छड़ी लिए 4 पैरों युक्त मानव, यह भी हमें भीमबेटका से प्राप्त चित्रों से प्राप्त हुआ है। तो भारतीय नृत्य शैली के सबसे आरंभिक चित्र प्रागैतिहासिक कालीन
भीमबेटका से एक बहुत बड़ी छड़ी लिए 4 पैरों युक्त मानव जैसे कोई एलियन हो, भीमबेटका से लाखों, मतलब कितने हजारों साल पुराना चित्र है ये, लाखों शायद। विशालकाय हाथी पर बैठा मानव जिसको आपने मेमथ के नाम से जाना है, विशालकाय हाथी को, और अश्वारोही हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अब यदि मैं आंध्र प्रदेश के ही एक और स्थल की बात करूं तो रेनीगुंटूर, वेटमचर्ला, ये दोनों स्थल आंध्र प्रदेश से हैं। वेटमचर्ला से तो आपको अस्थि उपकरणों का, बोन्स टूल्स का एक अच्छा खासा आपको यहां से भंडार प्राप्त हुआ है। यदि मैं इनाम गांव की बात करूं, महाराष्ट्र से एक और स्थल है इनाम गांव, पटने, ये दोनों स्थलों का संबंध है, याद रखना। महाराष्ट्र से तो इनाम गांव तो खैर आगे जाकर आप हड़प्पा उस काल में बहुत बड़ी बस्तियों के रूप में देखोगे, लेकिन आप समझ सकते हो कि शुरुआत जीवन की, मानव गतिविधियों की यहीं से हो गई है। और जब हम पटने, महाराष्ट्र से जब इनकी बात कर रहे हैं तो यहां से आपको 3 ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के एग शेल प्राप्त हुए, जिनके ऊपर मानव ने कृत्रिम तौर पर आड़ी तिरछी रेखाएं, 3 नहीं, नॉट कंफर्म, आड़ी तिरछी रेखाओं का अलंकरण, ज्योमेट्री, मतलब उनको ड्रॉ कर रखा है। तो पटने से आपको 3 शुतुरमुर्ग के अंड कवच, एग शेल, अंड कवच, आप इनको कह सकते हैं एग शेल प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर आड़ी तिरछी रेखाओं का अंकन है। याद रखिएगा, जिन पर आड़ी तिरछी रेखाओं का अंकन है। इस प्रकार से एक बार स्क्रीन आउट हो जाता हूं, वीडियो पॉज करके पूरे जितने भी स्थल हैं उन्हें लिख लीजिए। और इस तरह से आज आपके सामने अपर पैलियोलिथिक जो फेज है की समाप्ति के साथ साथ कंप्लीट पैलियोलिथिक जो कल्चर है, जिसको हम प्लीस्टोसीन कल्चर भी कहते हैं, जो 6 लाख ईसा पूर्व से चलकर 10,000 ईसा पूर्व तक आई। क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ 2 फेज बचेंगे, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। बड़ा एक भय रहता है इस अध्याय को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सरल भाषा में हमने एक एक पॉइंट को समझते हुए आपके सामने ये सेशंस के रूप में यात्रा, प्रागैतिहासिक संस्कृति की यात्रा आरंभ करी है। कैसा लगा बताइएगा। नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए। उससे पहले जितना हो सकता है पढ़िए, खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और यदि किसी तरह की आपको शिकायत होती है तो फिर मुझे बताइए, और पसंद आता है तो दुनिया को बताइए। थैंक यू।